आज के इस लेसन में हम बात करेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। पिछले लेसन में हम बात कर चुके हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो जहाँ पे हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट में होता क्या था कि एक कंडीशन होती थी जिसके ऊपर दूसरा वाला डिपेंड करता था। वहाँ पे हमने P इम्प्लाइज Q की बात की थी, जिसको हम बोलते हैं कि इफ़ P देन Q, मतलब P होगा तब जाके हम Q की बात करेंगे, इफ़ P देन Q। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स अब अगर हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इफ़ P एंड Q आर एनी टू स्टेटमेंट्स देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। तो दोस्तों कंडीशनल और बाई कंडीशनल में डिफरेंस कहाँ पे आ गया। कंडीशनल में था इफ़ P देन Q, यहाँ पे क्या है P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, मतलब दोनों कंडीशन होने जरूरी हैं। P और Q आपस में डिपेंड कर रहे हैं। पिछले में क्या था, सिर्फ Q P पे डिपेंड कर रहा था, P इम्प्लाइज Q। यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं बाई कंडीशनल में, ठीक। इज कॉल्ड अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इज रिटर्न इन सिंबॉलिक फॉर्म एज। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म देखें तो हम देख सकते हैं कि P दोनों साइड एरो हो गए। पहले क्या था, P इम्प्लाइज Q में क्या था, सिर्फ ऐसे एरो था, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों साइड एक ऐसे एरो हैं कि P Q को इम्प्लाई कर रहा है, Q P को इम्प्लाई कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, या फिर हम इसे ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिनके जरिए आप समझ जाएंगे कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं। पहला एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if and only if the sum of the digits forming the number is divisible by 3। तो यहाँ पे क्या है, if and only if कि कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई if and only if कि उसका सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो कि कंडीशनल और बाई कंडीशनल में सिर्फ सिंपल सा अगर आप ऐसे स्टेटमेंट्स को देख के आपसे बोला जाए कि बताइए डिफरेंस, बताइए कौन सा कंडीशनल है कौन सा बाई कंडीशनल है, तो आप देख सकते हैं कि कंडीशनल में लैंग्वेज यूज होगी इफ़ देन, यहाँ पे क्या होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, और तीनों के तीनों में यूज क्या हुआ, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो यही मेन डिफरेंस है कंडीशनल और बाई कंडीशनल को पहचानने का। कंडीशनल में क्या होता है, इफ़ P देन Q, इफ़ और देन का यूज होता है। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, 1 इज लेस देन 7 इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 इज लेस देन 8। तो इसमें क्या हुआ, कंडीशन क्या है, दोनों तरफ से इफ़ एंड ओनली इफ़। तो बाय कंडीशनल एग्जाम्पल्स को पहचानने का बस सिंपल सा तरीका है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ आपको जहाँ दिख जाए तो आप बोल देना कि ये तो भैया बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। ऐसे ही थर्ड देख सकते हैं, ए ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर मतलब इक्वल एंगल, तो किसी ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल होंगे तो ही वो इक्विलेटरल होगा, सिंपल सी बात है। तो अब अगर हम बात करें इसकी ट्रूथ टेबल की, तो हमारे पास क्या आता है, P डबल इम्प्लाइज Q, ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू होगा व्हेन बोथ P एंड Q हैव द सेम वैल्यू। जब P और Q की सेम वैल्यू आएगी उसी केस में इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। तो P और Q की वैल्यू सेम कब आएगी, दो ही केस में आएगी भैया, या तो दोनों ट्रू हो जाए या फिर दोनों फॉल्स हो जाए। दोनों ट्रू होंगे तो क्या हुआ, दोनों ट्रू हुए तो P इम्प्लाइज Q की वैल्यू ट्रू होगी, Q डबल इम्प्लाइज P की वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी, और बाकी केस में फॉल्स आएगी, फॉल्स आएगी। जैसे ही दोनों स्टेटमेंट सेम आए फिर से दोनों वैल्यू ट्रू हो गई। तो बस हमें याद क्या रखना है कि P डबल इम्प्लाइज Q या बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स की वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू सही तभी आएगी जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स एक जैसे हों, या तो दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों। यहाँ पे ये एरो मिस कर गया हूँ मैं, ये ऐसे ही आएगा, तो ये चीज़ है। अब अगर हम बात करें नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो इसमें हम क्या बात कर सकते हैं कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, ये वाला, इसका नेगेशन लेंगे।
तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, ये चीज़ डिनोट क्या कर रही है? ये डिनोट कर रहा है कि पी क्यू को इम्प्लाई कर रहा है, क्यू पी को इम्प्लाई कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन था। ठीक, ये चीज़ क्या डिनोट करती है? पी इम्प्लाइज क्यू का इंटरसेक्शन क्यू इम्प्लाइज पी को डिनोट करती है। सिंपल सी चीज़ है। तो अब पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है? पी इम्प्लाइज क्यू मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होता है। नॉट पी यूनियन क्यू, नॉट पी यूनियन क्यू, यही ना होता है पी इम्प्लाइज क्यू। अब इसका अगर आप नेगेशन लेने जाओ तो नॉट पी का नेगेशन क्या आएगा? पी। यूनियन का नेगेशन क्या आएगा? इंटरसेक्शन। क्यू का क्या नेगेशन क्या आएगा? नॉट क्यू। तो ये हुआ। ठीक, अब ऐसे ही अगर आप क्यू इम्प्लाइज पी की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉट क्यू यूनियन पी, ये हुआ। अब इसमें अगर आप बात करो तो नॉट क्यू का नेगेशन क्या आएगा? क्यू। यूनियन का क्या आएगा? इंटरसेक्शन। पी का क्या हो जाएगा? नॉट पी। ठीक, और ये पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये क्या ये क्या बता रहा था? ये कर रहा था पी इम्प्लाइज क्यू का इंटरसेक्शन क्यू इम्प्लाइज पी, ये चीज़ ये डिनोट कर रहा था। तो बस हमने क्या किया? इसका पूरे का नेगेशन ले लिया। पी इम्प्लाइज क्यू की जगह हमने क्या रखा? नॉट पी यूनियन क्यू रख दिया। इसकी जगह क्या रखा हमने? नॉट क्यू यूनियन पी। तो ऐसे करके फिर हमने इसका नेगेशन ले लिया। तो हमारे पास जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनका जो नेगेशन फाइनली आया वो हमारे पास आता है पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू का यूनियन नॉट पी का इंटरसेक्शन क्यू। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में अभी तक बस आपको यही चीज़ जाननी चाहिए। पहली चीज़, अगर स्टेटमेंट दिया है तो उसको पहचानने का तरीका है इफ़ एंड ओनली इफ़ आपको उस स्टेटमेंट में दिखेगा। सिंपल बात। और अगर आप मैथमेटिकल वैल्यू जानना चाहते हैं तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि ये उस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि P इम्प्लाइज Q का इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P। फिर आपको पता ही है कि P इम्प्लाइज Q क्या होता है? नॉट P यूनियन Q। ऐसे ही वो क्या हो जाएगा? नॉट Q यूनियन P। फिर आप जो भी चीज़ें हैं सब आसानी से निकाल सकते हो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक ये चीज़ याद रख लो कि इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकली। ठीक, तो ये हो गया काम। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमें बोला गया है राइट द नेगेशन, हमें अब इनका नेगेशन लिखना है। तो जैसे हमने पिछले लेसन में किया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स का नेगेशन लिखना, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ इक्वी एंगुलर। ठीक, तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो पी और क्यू स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पी हमने बोल दिया क्या? ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले वाले पार्ट को आपने एक स्टेटमेंट बोल दो और जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप बोल दो दूसरा स्टेटमेंट। ठीक, तो जो हमारे पास पी स्टेटमेंट है वो आ गया ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, क्यू क्या आ गया? इट इज़ इक्विएंगुलर है। तो पी और क्यू हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गए। अब हमें लेना था नेगेशन ऑफ पी डबल इसका क्यू। तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आती है? ये पी इंटरसेक्शन नोट क्यू का यूनियन नोट पी इंटरसेक्शन क्यू, ये वैल्यू आती है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? इसको अब हम अगर इसमें लिखें लैंग्वेज की फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा? आइदर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट इज़ नॉट इक्वी एंगुलर। ये क्या किया? ये किया हमने P का इंटरसेक्शन लिया नोट क्यू का। तो हमने क्या किया? P क्या था? ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसका लेना था इंटरसेक्शन, इसका यहाँ पे लेना था इंटरसेक्शन, इसलिए यहाँ पे यूज क्या हुआ? एंड। और यहाँ पे था नोट क्यू। क्यू क्या था? इट इज इक्वी एंगुलर। नोट क्यू क्या जाएगा? इट इज नॉट इक्वी एंगुलर। ठीक, ये हुआ, यहाँ तक पहुँचे हम। अब ये यूनियन, यूनियन के लिए क्या आता है? और। तो यहाँ पे सिंबल हुआ और। नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू और नॉट पी, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका नेगेशन क्या होगा? ए बी सी इज एन नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए बी सी इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पे क्या हुआ? लास्ट में आप देख सकते हैं क्या आया? इंटरसेक्शन। और फिर आया क्यू। इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज होता है? एंड। क्यू क्या था? इट इज इक्विएंगुलर। तो सेम चीज़ रिपीट कर दो। तो दोस्तों बस आपको पता क्या होना चाहिए कि पी जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है पी और क्यू का, उसका नेगेशन लिखते कैसे हैं। मतलब आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये चीज़ आपको कैसे पता हो जाएगी?
ये चीज़ आपको तब पता चल जाएगी कि जब आपको पता होगा कि ये जो चीज़ है ये डिनोट क्या कर रही है, P इम्प्लाइज Q का इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो दोस्तों ऐसे हम किसी भी का नेगेशन लिख सकते हैं। ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम स्लोप। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखा। अब इसका नेगेशन लिखना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P और Q स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली इफ दिखा मतलब बाई कंडीशनल। टू लाइन्स आर पैरेलल, ये क्या हुआ अपना स्टेटमेंट P, ये अपना पहला स्टेटमेंट हो गया। तो P हमारा हो गया टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट Q क्या हो गया, दे हैव सेम स्लोप। तो P और Q हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स आ गए हैं। अब इनका लिखना हमें नेगेशन, नेगेशन ऑफ P, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, P इंटरसेक्शन नोट Q यूनियन नोट P इंटरसेक्शन Q, यही ना वैल्यू आई इसकी। तो अब करो क्या, अब बस लिख दो इसमें। यहाँ से शुरू करें तो क्या करेंगे, आई द टू लाइन्स आर पैरेलल, अब इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, एंड नोट Q क्या हो गया, दे नोट हैव द सेम स्लोप, क्योंकि Q क्या था, दे हैव सेम स्लोप। इसका उल्टा लिखना है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, दे नोट हैव द सेम स्लोप। ठीक, यूनियन के लिए क्या यूज करते हैं, और नोट P क्या हो गया, टू लाइन्स आर नोट पैरेलल एंड दे हैव द सेम स्लोप। मतलब कुछ नहीं करना, बस ये हो गया। अब इसमें ये जो इसकी इंग्लिश है ये लिख दो यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों जेईई मेंस में अगर आएंगे तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस तो कम ही आएंगे, पर ट्रूथ टेबल से रिलेटेड या उस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएंगे, या फिर जो भी आएगा मतलब लैंग्वेज वाला पार्ट कम आएगा, इस फॉर्म में क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा आएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कौन सा ऑप्शन सही है, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो मेन चीज़ तो ये है कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सब चीज़ों का, कि कंडीशनल क्या होता है, बाई कंडीशनल क्या होता है। कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, एक बार रिवाइज किया काम हो जाता है, हल्के फुल्के नोट्स बना लिए, बस ध्यान रख लिया कि इसका P डबल इम्प्लाइज Q का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P। P इम्प्लाइज Q के लिए याद क्या रखना है, नोट P यूनियन Q, खत्म। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक